मैम आप लाइव हो। ओके, थैंक यू। सभी बच्चों को नमस्ते। आई विश सभी बच्चों को नमस्ते। आई विश कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अब तो वैसे कोरोना का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो गया है और सभी चीजें ऑलमोस्ट खुल भी गई हैं, पर फिर भी अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, इसलिए मैंने आपके साथ ये वाली बात शेयर की। तो अगर आपकी पिछली कक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जो आप मुझसे बात करना चाहें तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने यूनिट 1 के माध्यम से बात करना शुरू किया था। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि क्या डिस्कशन किया था हमने, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, वैसे मैं आपके साथ रिपीट कर लेती हूँ अभी थोड़ा सा, जो बच्चे अगर लास्ट क्लास में नहीं रहे होंगे तो अधिगम के बारे में हम बात कर रहे थे और रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, अधिगम जिसको हमने परिभाषित किया था कुछ भी सीखना, और सीखने का मतलब था कि वो विचार, वो कौशल जो हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन लेकर आते हैं, हमारे विचारों में कोई परिवर्तन लेकर आते हैं, उसको हम सीखना है। मतलब जिसकी वजह से हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाता है, वही हमारा अधिगम है या फिर वही हमारा सीखना है। और इस पेपर के माध्यम से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग व्यक्ति सीखते हैं या फिर अधिगम करते हैं, और उस अधिगम के माध्यम से कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब आपने जो सीखा, आपने जो समझा, आपने जो जाना, उसे आप अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में, अपने कार्य कौशलों के माध्यम से किस तरह दूसरों के सामने अभिव्यक्ति करते हैं। तो आप अभिव्यक्ति से मतलब दूसरों को बताना या दूसरों को दिखाना। ठीक, तो उसके लिए हमने तीन चीजें कल बात की थी। एक हमने पावलोव की बात की थी। पावलोव में हमने अधिगम के जो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात है उसके बारे में सीखा था कि हम लोगों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, उनकी कंडीशन करके हम उनको सिखा सकते हैं। और कंडीशन में हमने बात की थी कि कुछ एक चीजों को हम फिक्स कर लेते हैं क्लासरूम में या फिर घर में या फिर बाहर कहीं पर भी, और हम लगातार उन चीजों को रिपीट करते हैं, और उस रिपीटिशन से या उस बार बार के दोहराने से जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को हम सीखने के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो था संज्ञानवादी, यानी कि हम अपने सेंसेशंस का इस्तेमाल करते हैं, अपने संवेदी अंग यानी कि आंख, नाक, मुंह, कान आदि के माध्यम से जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके माध्यम से भी हम सीखते हैं, सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित कर लेते हैं। हमने ये भी देखा था कि कैसे जो शिक्षार्थी है यानी कि सीखने वाला व्यक्ति है, वो आपके संज्ञानवादी अधिगम में या फिर उससे पूर्ववर्ती कंडीशनिंग अधिगम में किस तरह चीजों को देखता है। वो बेसिकली निष्क्रिय रहता है, बहुत कम उसकी एक्टिविटीज उसमें मानी जाती है। और तीसरा, अब आप एक बार फिर से देख लेंगे इसको, सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा था? कंडीशंस, आप स्थितियां बनाएंगे, उन स्थितियों में बार बार चीजों को दोहराएंगे तो आपका अधिगम हो जाएगा। नंबर 2, सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण, आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे चीजों को, और फिर आपके ज्ञान का अधिगम होगा। और तीसरा था सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण, यानी कि अब ये भी हमने कल लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि इसमें आप अलग अलग परिस्थितियों में देखकर या किसी कार्य को करके जो अनुभव लेते हैं, उस अनुभव से भी हम सीखते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या था कि जो अधिगम करता है, सीखने वाला व्यक्ति है, वो निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय मतलब ऐसा नहीं कि वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठा है और आपने उसको कोई भी बात बता दी, उसने मान ली, नहीं। उसकी खुद की भूमिकाएं जो है वो उसमें शामिल होती हैं। उसके आसपास के लोग, उसके आसपास का पर्यावरण, उसके आसपास की चीजें उसके सीखने को जो है वो प्रभावित करती हैं। अगर आपने ये पढ़ा है तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि अपना जो आपका जो कंटेंट है ना उसको पढ़ना शुरू करो।
क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है समझ विकसित नहीं हो पाएगी। इसमें यहाँ पर आपकी बुक में, और मैंने कंटेंट भी आपकी पुस्तक का लिया है, और इसके माध्यम से पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जब खुद से पढ़ेंगे तो फिर आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे, आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ भी आएगी। ठीक, तो ये जो सामाजिक सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण है, इसको हम समाज के रूप में भी देख सकते हैं कि आप एक पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण के माध्यम से आपने चीजों को किस तरीके से देखा, किस तरीके से उनको समझा, उन वस्तुओं को, उन चीजों को, उस पर्यावरण को आपने कैसे प्रभावित किया और उस पर्यावरण ने आपको कैसे प्रभावित किया। ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो आपके संरचनावादी दृष्टिकोण में शामिल होती हैं। यहाँ पर पैकिंसर महोदय का जो है वो कथन दिया गया है कि संज्ञानात्मक विज्ञान के अधिकांश विद्वानों ने किसी न किसी प्रकार का संरचनावाद शामिल है, क्योंकि ये मैं आपको बता रही, क्योंकि समाज और समाज का वातावरण, समाज में रहने वाले लोग, समाज में उपस्थित वस्तुएं, समाज में उपस्थित सुविधाएं व्यक्ति के व्यवहार को और उसके सीखने की क्षमता को जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक, इसमें किसी व्यक्ति, और इस सीखने में क्या क्या चीजें और होती हैं व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर तो है ही कि भाई समाज का वातावरण कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं, वहां पर किस किस तरह के उपकरण उपलब्ध हैं, किस तरह के लोग हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। इसके अलावा व्यक्ति के स्तर पर भी चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे एक व्यक्ति की खुद की बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसकी खुद की योग्यताएं किस तरह की हैं, उसमें किस तरह के कौशल हैं, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कुशल है, उसमें बहुत ज्यादा स्किल्स है, वो हाथों का भी काम कर लेता है, हाथों से काम मतलब कि वो शारीरिक मेहनत भी कर लेता है, वो मानसिक मेहनत भी कर लेता है, तो नो डाउट कि उसके अंदर स्किल्स ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कपड़े सिलने भी आते हैं, बाल काटने भी आते हैं, रसोई का काम भी करना आता है सारा, तो उस व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता रहेगी वो तुलनात्मक रूप से उस व्यक्ति से ज्यादा रहेगी जिसको कोई भी काम करना नहीं आता है, जिसको केवल कोई एक काम करना है। ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति का ज्ञान, विश्वास, उसकी स्वयं के प्रति अवधारणा या अस्मिता, कुछ भी चीजें हैं, वो सभी उसके शिक्षण को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत जब हम संरचनावादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सिद्धांत आता है सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत। जो ये सिद्धांत है बेसिकली अल्बर्ट बंडुरन ने विकसित किया था, और बंडुरन ने दो बातों को लेकर जो है सबसे ज्यादा काम किया, एक संज्ञान और दूसरा व्यवहार। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले सिद्धांत में व्यवहार की बात की थी, व्यवहारिक सिद्धांत था ना, जिसमें हमने कहा था कि भाई कुछ कंडीशंस रख लीजिए आप, उन कंडीशन, जैसे कुत्ते के लिए कंडीशन रख दी उसने कि घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, है ना, और उसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक वो काम, वो बात, वो सिद्धांत आपके व्यवहार में शामिल नहीं हो पाएगा। और दूसरा संज्ञान, यानी कि आपकी इंद्रियां, जो हमने संज्ञानवादी दृष्टिकोण में देखी थी। तो जो ये संरचनावादी दृष्टिकोण है सीखने का, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं संरचनावाद के माध्यम से रचना करके हम सीखते हैं किसी चीज को, वो ये कहते हैं कि आपकी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान प्लस आपके वातावरण में जो व्यवहार वाली दृष्टिकोण है उसमें कंडीशनिंग करके और बार बार चीजों को रिपीट करके ही हम ज्ञान का सृजन कर पाते हैं, या हम किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी अनुभव को समझ पाते हैं या सीख पाते हैं। ठीक, इसमें उन्होंने बेसिकली किस बात पर ध्यान केंद्रित किया अल्बर्ट ने या बंडूरा ने? पहला संज्ञान पर, यानी कि आपके इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पर, नंबर 2 व्यवहार पर, यानी कि वातावरण पर। इन दोनों के माध्यम से उसने कहा कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जो सामाजिक व्यवहार है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के ज्ञान को जो है वो समझ पाते हैं। ठीक, जैसे इसमें आप उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बच्चे वर्णमाला लिखना जानते हैं, परंतु उनके चिंतित होने या बीमार होने पर उनका प्रदर्शन खराब हो सकता है। तो शिक्षण में स्पेशली या शिक्षा के स्तर पर हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे ने व्यवहार के माध्यम से सीख भी लिया था, मतलब बार बार चीजों को रिपीट भी कर लिया था, संज्ञान के माध्यम से उसने उसको देखा भी था, लेकिन हो सकता है वो जिस वातावरण में अभी है वो कहीं से पिटाई खाकर आए हैं, वो मानसिक रूप से असंतुलित है, या मतलब कहिए कि
थोड़े ज्यादा परेशान है, तनाव में है, दबाव में है, तो वो आपको पूरी वर्णमाला पढ़कर नहीं सुना पाएंगे। या फिर वो बीमार है और उस बीमारी की वजह से वो ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सिचुएशंस जो है वो बिगड़ेंगी। तो हमें ये नहीं, हम ये नहीं कर सकते कि उस बच्चे को आता नहीं है, उसने चीजों को देखा है भाई, समझा है। ठीक है, तो इस तरह के सीखने में जब आप संज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं, देखिए संज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं और व्यवहार का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से देखते, सुनते, समझते भी हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम इसको बार बार रिपीट भी करते हैं, एक कंडीशनिंग भी करते हैं। जिसको हम पढ़ा रहे थे, मैं अब आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं आपको कंटेंट दिखा भी रही हूँ, है ना। तो तीनों चीजों के साथ मिलकर हमने काम किया तो हमने सीखा और वो सीखना जो है वो स्थायी होगा ऐसा माना जाता है। तो इस संरचना दृष्टिकोण में 4 चरण जो है वो बताए गए हैं कंटेंट में ध्यान देने की प्रक्रिया। सबसे पहली चीज कि आप जब भी कुछ चीज को, किसी बात को, किसी अनुभव को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना पड़ेगा। ध्यान केंद्रित कैसे करेंगे? आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसके अलग अलग पक्षों को देख रहे हैं, तो वो भी ध्यान केंद्रित का एक माध्यम हो सकता है। आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ व्यक्तियों के साथ ये समस्या होती है कि वो नहीं देख पाते हैं तो वो सुन पाते हैं, है ना, तो उनको सुनने की वो रहेंगी। तीसरे नंबर पर मैं सिर्फ ध्यान देने की बात करती थी, सुनकर भी हो सकता है। कुछ लोगों को सुनने की दिक्कत हो सकती है, वो सिर्फ देखकर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको देखने और सुनने दोनों में समस्या है, वो छूकर भी अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप देखकर, सुनकर या छूकर अपनी ध्यान देने की प्रक्रियाओं को विकसित कर सकते हैं। नंबर 2, अवरोधन की प्रक्रियाएं। अब अवरोधन की प्रक्रियाएं क्या है कि आपने देख तो लिया, सुन तो लिया, यानी कि आपको सूचनाएं तो मिल गई हैं। अब उन सूचनाओं को, लेकिन केवल सूचना प्राप्त करना तो सीखना नहीं हो सकता ना, तो उन सूचनाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्मृति में लेकर आना पड़ेगा, यानी कि उनको याद करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे? बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उस काम को करने का अभ्यास करेंगे, इसके माध्यम से हम उन चीजों को, या बार बार उसको खंगालेंगे। खंगालने से मतलब उसको ज्यादा ध्यान से उसका विश्लेषण कर लेंगे, उसकी कमियां देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, उनके अंदर कोई समानता है वो देखेंगे, कोई विभिन्नता है वो देखेंगे, या फिर वो सबसे अलग है ये देखेंगे। तो ये बेसिकली अवरोधन की प्रक्रियाओं में शामिल होगा। नंबर 3, पुनर्रचना प्रक्रियाएं। अब आपको जो आपने जिस तरह विश्लेषण कर लिया है उसको फिर अगेन अगेन अलग अलग परिस्थितियों में उसको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करनी। पहले कौन सा अभ्यास था? उस वस्तु के साथ अभ्यास था, उस अनुभव के साथ अभ्यास था। अब जो अभ्यास है वो उसको अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करने का है। और नंबर 4 है अंतः प्रेरणा, यानी कि प्रेरणा का मतलब आपका कोई मोटिवेशन फैक्टर जो आपको याद करने में, चीजों को ऑब्जर्व करने में मदद करेगा। इसमें हमने 2 बातें की थी, जब संज्ञान वाली बात की थी हमने थॉर्नडाइक और उसकी, है ना, सॉरी थॉर्नडाइक तो व्यवहारवाद में, हाँ जब हमने थॉर्नडाइक की बात की थी व्यवहारवाद में, तब हमने कहा था कि किसी व्यवहार को अगर आप स्थायी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं किसी व्यक्ति में, तो आप उसको पुरस्कार दे देंगे। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आप उसको दंड का प्रावधान कर सकते हैं। तो विल इस संरचना के दृष्टिकोण में इन चारों चीजों को शामिल करते हैं, ध्यान देने की प्रक्रियाएं, अवरोधन, पुनर्रचना और फिर अंतः प्रेरणा मॉडल। और इन चारों के साथ आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि इसमें किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता, ऑब्जर्व करने की क्षमता और उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता, तीनों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी को कहीं पर कोई भी ज्यादा दिक्कत होती है तो वहां पर हमें दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ना कि ऑब्जर्व करने में अगर सपोज किसी को देखने में दिक्कत है तो वो सुनकर उन स्थितियों को, उन अनुभवों को, उन सूचनाओं को जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर बंडूरा ने पारस्परिक निर्धारणवाद की अवधारणा भी दी। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारण, वही बात अभी हम कह रहे थे कि वातावरण
में उपस्थित चीजें भी प्रभावी हैं और आप व्यक्ति के भीतर उसकी कितनी क्षमताएं हैं, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उसमें कोई योग्यता कितनी है, क्षमताएं कितनी है, उसकी रुचियां क्या है, वो क्या करना चाहता है नहीं करना चाहता, उसके विश्वास क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है चीजों को समझने का, इन सभी बातों का व्यक्ति के सीखने पर प्रभाव पड़ता है, जिसको संरचनावाद जो है वो संबोधित करता है। संरचनावादी में ही जब हमने पहली बात की ये तो क्या था, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, यानी कि समाज के माध्यम से या सामाजिक वातावरण के माध्यम से हम जो सीख रहे थे उसमें क्या क्या चीजें थी। दूसरा है अनुभवजन्य अधिगम। अनुभवजन्य अधिगम जो है वो सीखने के सामाजिक और संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित उसी का पार्ट है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जो संरचनावाद है या संरचनावादी दृष्टिकोण है वो दोनों चीजों को साथ लेके चलता है, व्यवहार को भी और समाज को भी। अब अनुभव जो है वो बात कर रहा है दो चीजों की, समाज की और संरचनावादी दृष्टिकोण की, यानी कि सामाजिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। अब सीखने की प्रक्रिया के मूल में यहाँ पर अनुभव है और अनुभव जो है वो आपको इस बारे में बहुत ज्यादा मदद करता है कि आप चीजें कैसे सीखते हैं। तो जो अनुभववादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं जैसे कि कार्ल रोजर्स है, उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के वातावरण में, किसी भी तरह की परिस्थिति में, किसी भी तरह की सुविधाओं के साथ हो सकता है। ये उस व्यक्ति के अपने अनुभव पर है, उसकी अपनी वैचारिक क्षमता पर है कि वो उस वातावरण में क्या ऑब्जर्व करता है, क्या सुनता है और क्या अनुभव करता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर पीपल का पेड़ है और कच्ची मिट्टी से फर्श बना हुआ है उसका, ठीक है, आप वहां पर एक चेयर डालकर बैठे हैं। अलग अलग व्यक्ति इस पीपल के पेड़ की व्याख्या अलग अलग ढंग से करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि गांव का सीन होगा जहां पर लोग ज्यादा शिक्षित नहीं होंगे, क्योंकि गांव के साथ जो है वो कुछ एक परसेप्शन जो नोशन सब मान लेते हैं, मिट्टी का फर्श वहां पर बना हुआ है तो मतलब बहुत ज्यादा तकनीकी विकास वहां पर अवेलेबल शायद नहीं होगा। अवधारणाएं हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं ये कोई सांस्कृतिक स्थल है जहां पर पीपल का पेड़ मिट्टी के साथ बना है, तो लोग वहां पर आकर विजिट करते हैं और देखते हैं कि इस तरह की चीजें प्राकृतिक स्थितियों में हो सकती हैं। कोई सोच सकता है कि वो नेचुरोपैथी का कोई सेंटर है जहां पर इस तरह की प्राकृतिक दृश्यों को जो है वो विकसित किया गया है। कोई कहेगा कि नहीं यहाँ पर आसपास शायद कोई मंदिर होगा, ये मंदिर का कोई प्रांगण है जहाँ पर पीपल का पेड़ है मिट्टी में और यहाँ पर पूजा होती होगी। तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं और वही उनके सीखने का आधार भी है। आलोजिस ने यहाँ पर कहा कि सीखने को दो भागों में बांटते हैं, एक संज्ञान, दूसरा अनुभव। संज्ञान आपकी इंद्रियों से प्राप्त अधिगम, अनुभव जो आपने उन इंद्रियों से देखा है, चीजों को महसूस किया है, समझा है। अब कार्ल रोजर्स ने कहा कि जो सीखना है वो बेसिकली आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखा नहीं सकते, बल्कि ये एक स्वदीक्षित प्रक्रिया है। स्वदीक्षित मतलब कि एक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करता है। जैसे मैंने भी आपको पीपल के पेड़ का एग्जाम्पल दिया, कुछ लोग जो सीखना चाहेंगे वो क्या भी सीख सकते हैं, उससे बायोलॉजी भी सीख सकते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ अगर मिट्टी की जगह पर है तो वहां पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु, पशु पक्षी, विशेष तौर पर पशु तो हो सकता है वहां पर ना भी हो, लेकिन पक्षी वहां पर जरूर घोंसला बनाकर रहते होंगे। वो पीपल के पत्तों की जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, या पीपल के पेड़ का जो महत्व है, उसकी क्या वैज्ञानिकताएं होंगी, उन सब चीजों को जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अनुभव है और हर व्यक्ति का अनुभव उसकी क्षमताओं के ऊपर आधारित होता है, या उसने उसका बचपन का वातावरण किस तरह का रहा है, उसके जीवन का वातावरण किस तरह का रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। तो इसमें शिक्षार्थियों के सीखने का मूल्यांकन भी शामिल होता है। और मूल्यांकन क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि उसका निर्भर करता है कि अनुभव कैसा है। अगर उसकी माँ बाप, उसका परिवार का वातावरण इस तरह का है, बड़ा सुविधाजनक रहा होगा और उसके बचपन में सारे प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, तो उसका अनुभव बिल्कुल डिफरेंट तरह का होगा। और अगर वो बड़े संकुचित वातावरण में रहा है जहाँ पर उसको प्रश्न पूछने तक की भी मनाही होगी, तो शायद वो चीजों को लेकर बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाएगा।
रोजसी कहते हैं कि लोग सीखना चाहते हैं, और किस लिए सीखना चाहते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सकें। रोजस बहुत पॉजिटिव थिंकर माने जाते हैं, कि वो कहते हैं हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि वो अपने जीवन में विकास करना चाहता है, और वो ये विकास अपने लगातार सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से करता है। ठीक, तो इसमें जो है वो, चूंकि वो कह रहे हैं कि स्वदीक्षित प्रक्रिया है, तो इसमें जो सीखने वाला व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होगा, उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब हम उसके सीखने को नियंत्रित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि अगर परिवार का वातावरण या जो उसके आसपास का सामुदायिक वातावरण है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड है, वो बहुत ज्यादा चीजें सीखने का मौका देता है, तो इस जो सीखने की गति है, जो सीखने का दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसका बहुत ज्यादा विकास रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो कम चीजों को सीख पाएगा, उसकी अधिग्रहण क्षमता भी लिटिल बिट उससे प्रभावित हो सकती है। हम ऐसा नहीं करें कि अगर कोई संकुचित वातावरण है, या मतलब या जो आसपास के लोग हैं बचपन में बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से उनकी सीखने की क्षमता जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब इसमें शिक्षक जो है वो कहाँ पर भूमिका निभाएगा? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस बात का अवसर देंगे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाए, ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को सुन पाए, ज्यादा से ज्यादा विश्लेषणों को कर पाए। इसके लिए जो अध्यापक है उसे एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। फैसिलिटेटर मतलब एक सहायक के रूप में काम करना है। मान लीजिए आप कक्षा में गए हैं और कक्षा में आपने जाकर सीधा सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने कोई पुस्तक का नाम नहीं बताया, कोई कंटेंट नहीं बताया, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, बस आपने जाके बातचीत करना शुरू कर दिया। तो कुछ बच्चों को तो वो बात समझ आ जाएगी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, इस विषय में कौन सा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक में हम किस तरह की बात करना चाहते हैं, और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं हम चीजों। और जब तक कोई बच्चा इन बातों से कोरिलेट नहीं करता कि हम किस विषय में पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसका उद्देश्य क्या है सीखने का, क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब तब तक आप उस कंटेंट के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, तो आपकी जो सीखने की क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। तो यहाँ पर ये बात मानी गई संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार कि जो सीखना है उसमें शिक्षक एक सहायक की भूमिका में होगा, और जो शिक्षार्थी है वो एक सक्रिय भूमिका में होगा। इसीलिए शिक्षार्थी को या जो सीखने वाला व्यक्ति है उसे इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो सीखने के तथ्य माने गए वो क्या थे, कि ज्ञान का निर्माण जो है वो व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से कैसे, कि वो उसकी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताएं हैं कि वो कितनी चीजों को सीखेगा। यहाँ पर प्याजे, वाइगोट्स्की और बंडूरा, ये तीनों व्यक्ति इस बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति का अपना सेल्फ क्वालिटीज और सोशल एनवायरनमेंट दोनों उसके सीखने को प्रभावित करते हैं, दोनों के माध्यम से उसके ज्ञान का निर्माण होता है। इसमें सिर्फ क्या जगह और एग्जांपल देती हूँ आपको। जो छोटा बच्चा होता है वो लंबी चीज को बड़ा और चौड़ी चीज को छोटा समझता है। आप किसी भी 3 से 4 साल तक के बच्चे के साथ ये अनुभव अपने घर पर भी कर सकते हैं कि आप उसको कोई भी जूस, दूध, जो भी उस बच्चे को पसंद है वो लंबी बर्तन में डाल के दीजिए और दूसरे को चौड़े बर्तन में डाल के दीजिए। उस बच्चे को हमेशा ये फील आएगा कि जो लंबा है उसमें ज्यादा है। लेकिन जब आप बच्चे को बार बार अभ्यास कराएंगे इस चीज का, कि जो लंबे बर्तन में सामान रखा उसको भी फर्श पर गिरा, मतलब दिखा दीजिए उसको डालकर किसी और बर्तन में, और दूसरे को भी डाल के दिखा दीजिए, उसे फील, उसे अनुभव करने का मौका दीजिए, चीजें एक जैसी होती है, तो वो जल्दी से ये जो कम और ज्यादा का जो कंसेप्ट है उसको बहुत जल्दी से समझ पाएगा कि ऊंचाई और चौड़ाई से कम या ज्यादा होने का संभावना नहीं रहती, बल्कि उस बर्तन में कितना सामान आता है उससे। ये प्याजे का ही एग्जाम्पल है, आप इसको खुद से भी ट्राई जो है वो करके देख सकते हैं। दूसरा है कि व्यक्ति, तो पहला जो ज्ञान का निर्माण है वो व्यक्ति जमा समाज दोनों से मिलकर हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, दोनों के साथ मिलकर हो सकता है, लेकिन ज्यादा सार्थक होगा दोनों के साथ मिलकर। दूसरा है कि व्यक्तिवादी संरचना में ज्ञान का सृजन और सीखना सक्रिय रूप से। ठीक, हम क्यों मानते हैं इस बात को सक्रिय है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी क्षमताएं भी है और सामाजिक वातावरण का
बेहतर होना भी है। तो समाज को अगर हम बेहतर बनाना चाहेंगे, आसपास के समुदाय को, समूह को, पर्यावरण को, तो भी व्यक्ति जो अध्यापक है वो भी सक्रिय रहेगा, और जो बच्चा है उसको तो सक्रिय रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की ऑब्जर्वेशन है, उसी का देखना है, उसी का सुनना है, उसी का छूना है, तो वो किस तरीके से काम करेगा। जितना ज्यादा एक्टिव होगा बच्चा, उतना ज्यादा बेहतर चीजों को सीख पाएगा। संरचनावादी दृष्टिकोण में ये भी माना जाता है कि जो शिक्षण है या किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। आप किसी को कैसे कोई चीज सिखा पाएंगे। तो हम ये मानकर चलते हैं संरचनावादी दृष्टिकोण में कि दोनों का सामूहिक रूप से सहयोग इसमें होगा, तभी व्यक्ति ज्यादा बेहतर सीख पाएगा। इसमें बच्चे जो है या शिक्षार्थी, सीखने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी होती है, और ऐसा माना जाता है कि जो शिक्षक है वो भी सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए बच्चे के सारे प्रश्नों का जवाब देगा। ठीक, मैं अब ये वाली नेक्स्ट पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षक एक सहायक या फिर मार्गदर्शक के रूप में होता है। और दूसरे मत के अनुसार ये जो फैसिलिटेशन है या बच्चों की सहायता करना है, ये बच्चों की रुचि, आवश्यकता, योग्यता और जो कंटेंट है आपका, उसकी प्रकृति के अनुसार मिलनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। अब इसमें क्योंकि हम समाज की भी बात कर रहे हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी बात कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण दोनों जगह पर होगा, व्यक्ति के स्तर पर भी हो सकता है और समाज के स्तर पर भी। तो साथियों की भूमिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसके अंतर्गत नहीं है। अब हमने ये 3 पॉइंट्स जो हम यहाँ पर देखे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सीखना कैसे सीखते हैं, बेसिकली सीखने की प्रकृति कैसी होती है, ये हमने अब तक पढ़ा है यहाँ पर। उसमें हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण देखा, उसमें हमने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण देखा, और उसमें हमने संरचनावादी दृष्टिकोण देखा। व्यवहारवाद केवल कंडीशन की बात करता है, एक फिक्स्ड वातावरण की बात करता है, चीजों को बार बार रिपीट करने की बात करता है। संज्ञान जो है वो आपकी इंद्रियों आधारित, यानी कि आपने आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा के माध्यम से जो चीजें ऑब्जर्व करके सीखी है उसकी बात करता है। और एक सिस्टम की बात करता है कि चीजें हमें बहुत बड़ी व्यवस्था में सीखते हैं। हमने कुछ चीज किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए जो हम उसको बताएंगे, फिर वो बच्चा उस सूचना को ग्रहण करेगा, फिर उसका एक विश्लेषण प्रक्रिया चलेगी और तब उसका अधिगम होगा। और तीसरा दृष्टिकोण था संरचनावादी, जो व्यवहारवादी जमा संज्ञानवादी दृष्टिकोण को लेकर एक समन्वय की जो है वो बात करता है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर आपको ये चीज क्लियर है तो हम आगे बात कर सकते हैं कि सीखना फिर होगा क्या। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, जितने भी अटेंडीज हैं यहाँ पर जिन्होंने क्लास अटेंड की है, जो कर रहे हैं अभी, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं। ओके, अभी तक मैंने देखा किसी बच्चे का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि सीखना कैसे होता है। ये थी सीखने की प्रकृति, कि अलग अलग लोग सीखने के बारे में क्या बातें करते हैं, किस तरीके से लोग सीखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सीखना होगा कैसे, यानी कि वो प्रोसेस कैसे चलती है जब हम सीखते हैं। क्या स्थितियां होंगी जब हम सीख पाएंगे। प्रकृति तो क्या है जो हमने डिस्कस की। अब अगर आपको मान लीजिए जर्मन भाषा सीखनी है, ठीक है, या आपको फिल्म निर्माण करना सीखना है, या आपको कोई किताब लिखनी सीखनी है, तो आपके पास क्या क्या चीजें होंगी जब आप उन चीजों को सीख पाएंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सीखने की कुछ प्रमुख अवधारणाएं जो है वो आपको ये सीखने में मदद करें। सबसे पहला है जिज्ञासा। कोई भी व्यक्ति, जिज्ञासा का मतलब आप किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, आपके मन में बड़े प्रश्न आते हैं उसको लेकर, यार वो कैसा होगा, क्यों होगा, किस तरीके से काम होता होगा, और कब से है, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो करने के लिए। जैसे मान लीजिए फिल्म निर्माण की बात कर लेते हैं,
कि फिल्म निर्माण में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, या चलो हम कोई फ़िल्म बनाते हैं तो बार-बार स्क्रीन पर हमारा नाम बड़े-बड़े अक्षरों में आएगा। फिर उसके बाद बात होगी कि भई उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्यों बनाते हैं लोग, कहाँ जाकर बना सकते हैं, कितना पैसा चाहिए होगा, किन-किन लोगों से हमें संपर्क करना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, समाज से लेनी पड़ेगी, कौन लोग उसमें अभिनय करेंगे, किस तरह उन अभिनय करने वाले व्यक्तियों का चयन होता है। तो इतने सारे जो असंख्य प्रश्न आते हैं, वो आपकी जिज्ञासा को, आपकी इच्छा को प्रकट करते हैं कि आप उस वस्तु विशेष के बारे में, उस कार्य विशेष के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी हम किसी व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, तो हमें उसके अंदर जिज्ञासा का भाव पैदा करना है। वो कैसे होगा? आप बच्चे को जो भी समझाना चाहते हैं, जो भी सिखाना चाहते हैं, उसका महत्व उसको बता दीजिए। जैसे कि अगर मूवीज़ का ये कि मूवी बनाकर आप पैसे तो कमा ही सकते हैं, प्लस समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों को अगर कुछ चीज़ दिखानी है या लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से उसको दिखा सकते हैं। अपने आप को आपको अपने विचारों को दिखाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, वो सब काम जो है वो आपके बड़े अच्छे से हो पाएँगे। तो इस तरह की जब भी कोई चीज़ सिखाना है, तो हमें उसके महत्व के बारे में उसको बताना है, और जब वो महत्व को समझेगा, तो उसके मन में जिज्ञासा आएगी कि अच्छा, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको सीखना चाहिए, मज़ा आएगा, करके देखेंगे इसको, है ना? तो जिज्ञासा जो है वो फर्स्ट कंडीशन भी रहेगी, या प्रायोरिटी कह सकते हैं, या सबसे पहला तत्व कह सकते हैं हम सीखने की प्रक्रिया में। लोग तब सीखते हैं, जब वो उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। और जब उनकी इच्छा बनेगी ना चीज़ों को जानने की, तो उनके अंदर एक एनर्जी भी आ जाएगी, अपने आप एक ऊर्जा भी महसूस होगी कि नहीं, अब हम तो इसको करके देखेंगे। आप खुद अपने आप में देख सकते हैं, आपको जिस काम को आपका कोई एक ड्रीम, सभी लोगों का अपना कोई ना कोई सपना होता है ना करने के लिए, कि मुझे ये वाला काम करना है। क्यों करना है? आपके पीछे कोई मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अर्निंग्स करनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, या फिर बहुत बड़े पद पर पहुँचना है, या फिर अ, लोगों को सिखाना है, लोगों में एक नेताजी बनना है टाइप का, के मतलब कुछ भी, कोई भी जिज्ञासा आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बच्चे के अंदर, या जिस भी व्यक्ति को आप जो सिखाना चाहते हो, उस सीखने को लेकर उसमें जिज्ञासा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, रिस्पेक्ट। जिसमें आपने जिज्ञासा पैदा की है, अगर आप उसको बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ, तो उसका जो इंटरेस्ट है ना, जो जिज्ञासा आपने क्रिएट की है, वो कुछ समय के बाद जो है वो खत्म भी हो सकती है, चाहे वो उस व्यक्ति के लिए कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी होती है। मम्मी-पापा, स्कूल के टीचर्स बहुत बच्चों को समझा-बुझा के, कभी-कभी प्राइज़ का लालच देकर, और कभी ये कह के क्लास में फर्स्ट आओगे, आपकी बड़ी वो हो जाएगी। उन चीज़ों को मतलब उसको जिज्ञासा डेवलप कर देती है, यार स्कूल जाएँगे, बड़ा नए-नए खिलौने खेलने के लिए मिलेंगे, नई-नई टीचर्स मिलेंगी, नए-नए दोस्त मिलेंगे, जाते हैं। लेकिन जब वो स्कूल में एंटर करता है बच्चा, और अगर टीचर जो है वो उसको किसी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, उसकी इच्छाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, मान लीजिए बच्चे ने पूछा मैम वॉशरूम जाए, और मैम ने उसको डांट के बिठा दिया, है ना? बच्चा बड़ा इंसल्टेड फील करेगा। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, लेकिन अगर ये चीजें रिपीट हुई, कि जब उसको ये महसूस हुआ कि मेरा कहीं पर कोई सम्मान नहीं है, मेरा इस जगह पर कोई महत्व नहीं है ना, तो उसका इंटरेस्ट वहां से खो जाएगा, और वो बच्चा कभी भी सीख नहीं पाएगा। और आपको पता है, विशेष तौर पर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जो बालक शिक्षा को बीच में छोड़ जाते हैं, वैसे कारण बहुत सारे होते हैं, गरीबी कारण हो सकता है, कोई लाइफ की जरूरत कारण हो सकता है, कोई बीमारी कारण हो सकता है, लेकिन पढ़ाई को बीच में छोड़कर जाने की एक बहुत बड़ा कारण जो है वो सम्मानजनक स्थान का प्राप्त ना हो पाना भी होता है, कि जहां पर आप ये महसूस करने लगते हैं कि मेरी इस जगह पर कोई वैल्यू नहीं, मुझे कोई मतलब मैं हूँ या नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मेरा कोई रिगार्ड नहीं है, तो वो व्यक्ति वहां पर रहकर उस कुछ भी नहीं सीखता। अगर आप उसको जबरदस्ती भी रखेंगे वो तो भी नहीं सीखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले नंबर पर उसके अंदर जिज्ञासा डेवलप की जाए, और दूसरे नंबर पर उसको वो सम्मान महसूस करवाया जाए, क्योंकि जब वो सम्मान महसूस करेगा, अपनी इंपॉर्टेंस उस जगह के लिए सोचेगा, महसूस करेगा, तो वो उस जगह से जुड़ जाएगा, और जुड़ना सीखने के लिए बहुत अहम कड़ी होती है। नंबर 3, पूर्व अनुभव। हमने पहले भी बात की थी कि जो अधिगम है वो है क्या, बेसिकली वो आपके पूर्व अधिगम में नई सूचनाओं का जुड़ना है। मतलब आप पहले से किसी चीज के बारे में जानते हैं, फिर आपको कुछ नई नई चीजें बताई गई हैं, अब आपने एक अलग नेक्स्ट स्टेप में, वो पहले से जानते थे वो वाली बात,
और ये जो नई बात आपने जानी है, इसको मिलाकर आप एक नया काम कर पाते हैं, तो वो आपका सीखना बन जाता है। तो सीखने का जो तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हम जो भी सीखने वाला व्यक्ति है उसको पहले से जो भी चीजें पता है वहीं से जोड़कर नई बातों को सिखाना शुरू करें। यानी कि उस व्यक्ति को ये महसूस ना कराएं, उस बच्चे को ये महसूस ना कराएं कि तुमने जो पहले सीखा है, जाना है, देखा है, वो सब तो बेकार है और अब आप ये नई चीजें सीख, तो बच्चा जो है वो व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके पूर्व अनुभवों को भी शामिल करना है, उसके साथ जोड़कर रखना है। नंबर 4 है प्रतिपुष्टि, यानी कि आपको ये जानना है, बात आपने कोई चीज सिखा दी, मान लीजिए जैसे मैं आपके साथ बात करती हूँ, मैंने जब फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया तो फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आपको यहाँ तक कोई परेशानी है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो मैं आपका प्रतिपुष्टि, आपका रिफ्लेक्शन जानना चाहती हूँ कि क्या आपको वाकई समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, हो सकता है कि आप मुझे कुछ सजेशन दें कि मैम ये पॉइंट दोबारा बता दीजिए, या ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, या इसका प्रश्न कैसे आ सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, कोई भी कंसेप्ट आप पूछेंगे तो मुझे ये समझ जाएगा आपकी रिस्पॉन्सेस के माध्यम से कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो सीख रहा है उससे ये बात जरूर पूछे कि आपने अभी तक क्या सीखा, आपको अभी तक क्या समझ आया। इसके माध्यम से भी व्यक्ति या बच्चा आपके साथ जुड़ पाएगा और नई नई चीजों को सीख पाएगा। तो मैं अभी अपने बच्चों से, मतलब जो मेरी क्लास में 37 लोग हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है अधिगम और रिफ्लेक्शन को लेकर, क्या आपको वो सब चीजें समझ आ रही हैं? आप मुझे आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, हाँ या ना करके। आप नहीं कहेंगे तो मैं कोई और तरीका सोचूंगी कि मैं आपको बेटर तरीके से कैसे समझा सकती हूँ, कैसे बता सकती हूँ। अगर आप यस कहेंगे तो हम उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत टॉपिक समझ नहीं आया है, एनोनिमस कह रहे हैं। एनोनिमस जी पहले तो आप अपना नाम चेंज कर लो बेटा, मुझे पता नहीं चल रहा। सामाजिक शिक्षा सिद्धांत जो है वो, देखो सामाजिक शब्द से पता चल रहा है कि समाज जो है वो बच्चे को सीखने में, शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। यही सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार सामाजिक वातावरण में चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है और वही उसके सीखने का, उसके अधिगम का आधार बनते हैं। यही सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है। इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को फैशन के बारे में नहीं पता, ठीक है, आप ऐसे ही सिंपल से कपड़े पहनकर निकल गए, लेकिन जब आप किसी समारोह में पहुंचे तो आपने देखा वहां पर तो लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, उन्होंने बालों को भी अलग ढंग से बनाया है, उन्होंने मेकअप भी बड़े अच्छे से किया है और वो बहुत अट्रैक्टिव या बहुत आकर्षक भी लग रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि जब हम किसी समारोह में जाएंगे सामाजिक रूप से, तो हम अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक ढंग से बनाकर जाएंगे, बालों को ठीक ढंग से बनाकर जाएंगे, थोड़ा सा उस पैटर्न में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर सब लोग आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा उन चीजों को, तो आपने ये महसूस किया कि हाँ ऐसे भी करते हैं। फिर आपको देखा कि अरे इन्होंने तो कर लिया पर मुझे तो ये करना नहीं आ रहा, तो आपने अपने आसपास के दोस्तों के साथ इस चीज को डिस्कस किया कि ये हेयर स्टाइल कैसे बनेगा, या ये कपड़ा आपने कहाँ से लिया, कहाँ से स्टिचिंग करवाई। तो आपकी सूचनाएं, आप जो जानकारियां प्राप्त कर पा रहे थे, देखकर जानकारी प्राप्त की कि ऐसे स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, और सुनकर जानकारी प्राप्त की कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस फंक्शन में गए या किसी और फंक्शन में गए, तो अब आपने उन सूचनाओं का, जो जानकारियां आपने प्राप्त की थी, अपने आप को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया, तो वो आपका क्या हो गया, अधिगम हो गया, सीखना हो गया। यही सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है। शिक्षण में भी हम ऐसे ही रहते हैं, जब आप स्कूल जाते हो तो भी आप चीजों को इसी तरीके से सीखते हो। तो कहने का मतलब ये कि सामाजिक शिक्षा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समाज का जो वातावरण है, उस वातावरण में व्यक्ति चीजों को देखकर, सुनकर, खुद अनुभव करके चीजों को सीखता है, तो उसको जो है वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाती है। मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा। अधिगम का मतलब होता है रीना सीखना,
और सीखना होता है कि जब भी आपने किसी से कोई चीज सुनी, देखी या समझी, जब आप उस तो वो चीजें जानकारी होती है बेसिकली। जैसे आपने कुछ सुन लिया किसी से, जो आप मुझसे सुन रहे हैं ये भी आपके लिए जानकारी है। लेकिन जब इस जानकारी को आप पुस्तक में फिर से पढ़ेंगे और अपने पेपर में लिख पाएंगे, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, तो वो आपका सीखना बन जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि जब आप अपनी सूचनाओं को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं सफलतापूर्वक, तो वो आपका सीखना माना जाता है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग पूछ रहे हैं। गुड। अनुभव जन्य अधिगम क्लियर नहीं हुआ। अनुभव मतलब अपनी एक्सपीरियंस। अभी तो हमने बात की कि जब आप चीजों को देखते हैं तो वो क्या आपका अनुभव ही तो है। ठीक है, जब आप सुनते हैं किसी चीज को, वो भी आपके अनुभव में ही आएगा। अनुभव मतलब जो चीज आपको समझ आ रही है, वो आपका अनुभव है। ठीक है, फिर है वातावरण की बात। अभी तक हमने 4 चीजें देखी। जिज्ञासा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, पूर्व अनुभव यानी कि पहले से आपने जो जानकारियां प्राप्त की हैं वो होनी चाहिए, उसका जोड़ जो है वो नई सूचनाओं के साथ होना चाहिए। प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, आप अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। वातावरण महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वातावरण ऐसा है जिसमें आपको डर लगता है, जिसमें आप बहुत संकुचित महसूस करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो कुछ प्रश्न पूछा और हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी, है ना, या फिर आपको मान लीजिए आप बैठे हुए हैं कहीं पर, लेकिन वो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है, वो चेयर ऐसी है जिस पर आपकी कमर, जो आपकी पीठ है वो दुखने लगी, आप नहीं प्रॉपरली बैठ पा रहे हो, या फिर वो इतनी छोटी है कि आपको उसको बैठने में अनकंफर्टेबल, बार बार आप गिरने वाली पोजीशन में आ रहे हैं, आपको पैरों पर ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, कुछ भी, या आप इतनी गर्मी के वातावरण में बैठे हैं जहां पर आप पसीना पसीना है, गर्मी के मारे बेहोश होने वाले हैं, पानी का भी अरेंजमेंट वहां पर नहीं है, तो ऐसे परेशान करने वाले वातावरण में भी आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आपका वातावरण अच्छा है, मौसम के अकॉर्डिंग भी, आपकी सिटिंग बैठने के अकॉर्डिंग भी, आपके कपड़े भी ठीक ठाक है, क्योंकि कई बार आप इतने टाइट कपड़े पहन लेते हैं या इतना चुभने वाले कपड़े पहन लेते हैं तो भी आपका ध्यान जो है वो सीखने में नहीं हो पाएगा। तो वातावरण अंदर का मतलब आपके व्यक्तिगत शरीर का और वातावरण समाज का, दोनों का ही आरामदायक एवं सकारात्मक होना जरूरी है। तीसरा इंटरेक्शन, सॉरी 6 नंबर का पॉइंट है, आपस में बातचीत जरूर होनी चाहिए। अगर आप जैसे मैं आपसे बीच बीच में पूछती रहती हूँ, आप बताइए आपको कुछ समझ आएगा, या ऐसे ही आप भी मुझे बताते रहते हैं या आप मुझसे कुछ पूछेंगे, तो ये हो गया हमारा आपस में संवाद करना, बातचीत करना। इसके माध्यम से जो है वो थोड़ी सी चीजें लाइव बनी रहती हैं और हमें चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ भी आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है पूर्वाभ्यास यानी कि रिहर्सल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंटिफिक रूप से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप कोई भी चीज याद करते हैं, समझते हैं, अगर आप अगले 24 घंटे में उसको रिपीट नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, तो आप ये मानकर चलिए कि आप उसका 80% भूल जाएंगे। मान लीजिए मैं आज आपके साथ ये चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, अभी आपको लगेगा कि ना मैडम जो समझा रही है हमें पूरा समझ आ गया, अब इसको पेपर में लिख पाएंगे, और आप इसको पूरे 24 घंटे 48 घंटे निकाल देते हैं, नहीं उसको देखते, तो आपको ये तो याद आएगा पेपर में बैठ के कि मैम ने ऐसा कुछ डिस्कस तो किया था, पर पॉइंट क्या था यार, वो पॉइंट दिमाग से स्किप करते हैं। तो पुनरावृत्ति या पुनराभ्यास या रिहर्सल्स करने का सबसे 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 अच्छा तरीका है कि आप जो भी नई चीज सीखते हैं उसका 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन कर लीजिए। जब आप 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लेंगे तो आपको 80% चीजें जो है वो याद रह जाएंगी, उसको बहुत ज्यादा रट्टा आपको नहीं मारना पड़ेगा। आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, या आप भी छोटे ही हैं अभी, आप इसको एक्सरसाइज करके देख सकते हैं इस चीज की। आप कोई भी चीज याद कीजिए, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको उस चीज को याद करने में सबसे कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू कंचन। कंचन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली जैसे मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने में मुझे डर लग रहा था, लेकिन जब आपने आंसर किया पॉजिटिवली तो यहाँ का वातावरण अच्छा है। थैंक यू बेबी, आप पूछ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर आपकी फैसिलिटेशन के लिए ही हैं। एवरी टाइम यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस।
इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। नेहा पहले क्वेश्चन कंप्लीट, ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं बच्चे, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे। तो रिहर्सल जरूर करने हैं आपको, अभ्यास जरूर करना है और विद इन 24 आवर्स करना है। आज जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे ना, आप इसको अगले 24 घंटे में, यानी कि अभी टाइम हुआ है 2:50, तो कल 2:50 से पहले अगर आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आप खुद ये पाएंगे कि उसके बाद आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को लेकर। ठीक है, तत्काल पुरस्कार। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको आप इमीडिएट अगर रिवॉर्ड करते हैं तो भी उसके सीखने की गति और सीखने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत, आपने कोई प्रश्न पूछा, उसने बहुत अच्छा आंसर किया, लेकिन आपने उस टाइम उसके लिए ना ताली बजवाई, ना ही उसको ये कहा कि बहुत अच्छा बेटा, या आपने बहुत अच्छा आंसर किया, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, आपने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आ रहा था तो आपने कहा इसने जनवरी के महीने में जो पूछा था, हम जो आंसर दिया था वो बहुत अच्छा था, तो इसके लिए क्लैप बजा दीजिए। शायद वो बच्चा भी तब तक भूल गया होगा कि उसने जनवरी में आंसर क्या दिया था। तो यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है कि अगर किसी ने अच्छा कार्य किया है तो आप उसे तुरंत बताएं कि ये चीज आपने बहुत बढ़िया की, बहुत ही अच्छी की। तो इससे उसको मोटिवेशन मिलेगा और वो बच्चा नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, विचारात्मक चिंतन, ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं। विचारात्मक चिंतन कि आप जब भी कोई चीज सीखते हैं उसे अपने शब्दों में बताने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर आप रिहर्सल के साथ, पूर्व अभ्यास के साथ ये भी एक अभ्यास करवा देते हैं रिफ्लेक्शन का सीखने वाले व्यक्ति के साथ, कि आपने जो भी सीखा, जो भी सुना, जो भी समझा, जो भी देखा, उसको आप अपने शब्दों में बताइए। जब वो व्यक्ति उसको अपने शब्दों में बताएगा, वो बच्चा उसको अपने शब्दों में बताएगा, तो आप ये मानकर चलिए कि उसको 100% वो चीज समझ आ जाएगी। क्योंकि उसको अगर समझ नहीं आया तो वो अपने शब्दों में उसे कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा, ये भी कंफर्म। तो ये एक तरीके से बच्चे का मूल्यांकन भी साथ साथ हो जाएगा कि आपने जो समझाया, अगर बच्चा आपको बता पा रहा है इट मीन्स उसको समझ आ गया, वो भूलेगा भी। लेकिन अगर नहीं बता पाया है तो हमें क्या जरूरत है किस बात की, कि हम उस कॉन्सेप्ट को जो है वो दोबारा से रिपीट करें। ठीक है, सीखने में विविधता होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसमें अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको याद है, अगर आप मेरे साथ पहली कक्षा में थे, इससे पहले वाले में, तो हमने कुछ GIF का इस्तेमाल किया था, यानी कि कुत्ता ला टपका रहा था, खाना बार बार आ रहा था, जा रहा था। तो इस तरह की चीजें जो मूवमेंट वाली होती हैं वो बच्चों को सीखने में, देखने में थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो ना आपका अटेंशन लेती है, आपका ध्यान लगता है कि यार ये क्या आ जा रहा है। आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हो तो वो चीज फिर आपको मेमोराइज भी ज्यादा आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, अलग अलग तरीके से बताने की, समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप जितने ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करेंगे आप बच्चे को उतना ही ज्यादा बेहतर उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि पहले आपने बता दिया मौखिक रूप से, शब्दों से, फिर आपने इसको चित्रों के माध्यम से दिखा दिया, फिर आपने इसको कोई फिल्म दिखा दी कि वो मूवमेंट में भी दिखा दिया, है ना, और फिर आपने कहानी के माध्यम से उससे पूछ भी लिया, आप बताओ आपने क्या सीखा इस चीज से। तो इस तरीके से अगर हम किसी को सिखाएंगे या बच्चा सीखेगा कक्षा में, तो वो ज्यादा बेहतर अधिगम जो है वो कर पाएगा। सूचना के अतिभार से बचें। कुछ लोग क्या होता है, क्लास में जब सीखने लगते हैं हम, तो सिचुएशन ये बनती है कि टीचर अपने फ्लो में बहुत सारी बातें बताता जाता है, बताता जाता है, बताता जाता है। कभी हमने यहाँ पर 11 पॉइंट्स डिस्कस किए, 11 पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन अगर मैं आपको 101 पॉइंट्स बता दूं कि कैसे सीखेंगे, तो शायद आपको एक भी याद नहीं रहेगा। तो बहुत ज्यादा डिस्कशंस एक कक्षा में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हो, बहुत ज्यादा मटेरियल आप एक क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, तो जिस टाइम डिस्कस कर रहे होंगे ना, उस टाइम तो ऐसा महसूस होगा कि हमें समझ आ रहा है, हम सीख गए हैं। लेकिन जब आप उसको क्लास के बाद अपने आप से रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा अरे ज्यादा वेयर, इस पॉइंट के बारे में मैम ने क्या बताया था, समझ ही नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी हम सीखने सिखाने की बात करेंगे तो जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी सूचनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, बच्चे की आयु के अनुसार होनी चाहिए।
बच्चे की शारीरिक और मानसिक आयु के अनुसार होनी चाहिए। बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कोई कंटेंट, जब तक कोई विषय सामग्री किसी की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार अगर नहीं है, तो वो उसको ओवरबर्डनाइज ही करेगी, उसको वो कभी भी समझ नहीं आएगी, तो उसके साथ कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। ठीक। अब है संदर्भ। आई विश कि आपको ये वाले पॉइंट समझ आ गए होंगे कि ये सब चीजें हैं: जिज्ञासा, सम्मान, पूर्व अनुभव यानी कि पूर्व जानकारी, प्रतिपुष्टि यानी कि आपके विचार, वातावरण, आप अंतःक्रिया मतलब आपसी बातचीत, पूर्वाभ्यास अभ्यास करना, पुरस्कार विचारात्मक चिंतन आपकी अभिव्यक्तियां, सीखने में विविधता होनी चाहिए और सूचनाओं के अतिभार से बचें। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, संदर्भ में सोचना। संदर्भ में सोचने का मतलब क्या होगा? संदर्भ क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहेगा? हाँ जी नेहा, स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेंगे बेटा व्हाट्सएप, ताकि आप अपनी कोई भी बात जो है वो मुझसे शेयर कर पाए और पूछ भी पाए अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं संदर्भ की। संदर्भ क्या होता है मुख्य रूप से? संदर्भ का मतलब होता है कि कौन सी परिस्थिति है जिसमें आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को, किसी जगह को देख रहे हैं, और जब आप संदर्भ के साथ सोचते हैं या समझते हैं, तब आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ना बड़ा टिपिकल का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बार एक स्वतंत्रता सेनानी का केस जो है वहां पर चला कोर्ट में, और पुलिस ने उन पर एलिगेशन लगाया कि इन्होंने, जो पुलिस के लोग थे जो सामान लेकर जा रहे थे, उनके खिलाफ पब्लिक को भड़का दिया और ये कहा रोको मत जाने दो। तो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। पहले क्या बात की उसने? रोको मत जाने दो, एलिगेशन ये था। तो स्वतंत्रता सेनानी ने कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था रोको मत जाने दो। तो ये जो शब्द थे, इन्होंने संदर्भ को ही बदल दिया था। क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, वो आरोप क्या कह रहा था कि भाई रोको मत जाने दो, इनको रोक लो, भीड़ को इंस्टिगेट किया। लेकिन उस व्यक्ति के शब्दों ने उसको कहा रोको मत। जो स्वतंत्रता सेनानी ने कहा कि मैंने तो ये कहा था भैया रोको मत, इनको जाने दो, इनको रास्ता दे दो। जो संदर्भ है शब्दों का या वातावरण का, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी शहर में रहते हैं, और वो शहर भी ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा पोश एरिया, और वहां पर आपकी अचानक दादी जी आ जाती है और वो कहती हैं कि सभी लड़कियों को जो है वो, जो हमारे सांस्कृतिक ड्रेस होती है ना, वो पहननी है किसी भी पर्टिकुलर फेस्टिवल पर। लड़कियों को जाना है स्कूल, लड़कियां स्कूल जाने के लिए अपनी स्कूल की ड्रेस पहनेंगी, जिसमें स्कर्ट हो सकती है, सूट सलवार हो सकता है, पैंट कमीज हो सकती है, कुछ भी। लेकिन दादी को क्या लगता है कि नहीं, अपना कन्वेंशनल ड्रेस ही पहनना चाहिए। तो अब संदर्भ क्या है कि दादी जो है वो एक ऐसे परिवेश से आई है जहां पर सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और वो चाहती है कि उन चीजों की जो है वो, उन चीजों के साथ हम काम करें। लेकिन जो स्कूल, जो घर का परिवेश है, जो शहर का परिवेश है, वो ये कहता है कि सांस्कृतिक मूल्य अपनी जगह पर है, इंपॉर्टेंट है, होने भी चाहिए, लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे तो वो सांस्कृतिक परिवेश अलग होगा। तो वहां पर विद्यार्थियों को स्कूल का जो गणवेश है, जो ड्रेस है उनकी, वही पहननी है। तो दोनों अपने अपने संदर्भों में ठीक है, लेकिन एक क्लैश जो है वो आ सकता है। अब जो पेरेंट्स है, जो मध्यस्थता करेंगे, जो दादी को भी जानते हैं, जो स्कूल को भी जानते हैं, बच्चे और दादी के बीच में क्लैश आ सकता है। तो मध्यस्थता करने वाले का परिवेश डिफरेंट है, क्योंकि उसने दोनों ही वातावरण को देखा है, कल्चर वाले को भी और वहां पर भी। तो वो वहां पर एक मीडिएशन का काम वो कर सकते हैं। तो जो परिवेश है, किस संदर्भ में हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता,
हम परिवेश, हम संदर्भ को नहीं देख पाते, तो बहुत बार हमारी जो जानकारियां हैं वो असफल हो जाती हैं। यस, संदीप ने बिल्कुल कहा, संदर्भ किसके बारे में लिखना। संदर्भ, अच्छा सॉरी, आप पूछ रहे हैं संदर्भ मतलब आपका जो वातावरण है, आप उस वातावरण में किस तरह की बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई आज की डेट में ये कहना शुरू कर दे कि पढ़ना बेकार होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आज के परिवेश में ये वाली बात नहीं कही जा सकती। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, मान लीजिए कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी आई थी, एक बार एक खदान में बहुत सारे लोग फंस गए थे। अब जब वो फंसे तो वहां खदान का रास्ता जो हो गया ऊपर से बंद, तो वहां पर जो जिंदगी का संघर्ष चल रहा था लोगों के साथ जीने के लिए, है ना, तो वहां पर कोई कहे कि ना छोड़ो रास्ता मत ढूंढो, भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो शायद वो बेवकूफी होगी, क्योंकि उस वक्त का परिवेश का डिमांड कर रहा था कि हम किसी भी चीज को पीछे छोड़कर केवल और केवल रास्ते को ढूंढने की बात करें। तो हम जब भी कहीं पर किसी भी परिस्थिति में होते हैं, तो हमें उसके परिवेश को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस परिवेश को समझकर अगर हम कोई चीज सीखेंगे तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से अधिगम कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो संदर्भ के माध्यम से या संदर्भ को समझने के बाद जब हम अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्रिटिकल लर्निंग भी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप सबसे आग्रह है कि अपने कंटेंट को पढ़ना शुरू कीजिए, और आपका जो भी प्रश्न आता है अपने प्रश्नों के साथ आइए, हम उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे और बाकी चीजों को जानने की भी कोशिश करेंगे आपके साथ। फिर तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। Virendra sir, should I leave the class?